सबको गुड इवनिंग, मेरी तरफ से सबको गुड इवनिंग। क्लियरिटी ठीक है, ब्लर है तो अपना रेजोल्यूशन बढ़ाओ। ओके, जिसको ब्लर दिख रहा है वो कृपया करके, ब्लर दिख रहा है क्या प्रफुल्ल सर? उन आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि बिल्कुल सही, ठीक बात है, मेरे मोबाइल में भी सही दिख रहा है, मेरे मोबाइल में सही दिख रहा है, इसका मतलब आपके मोबाइल में भी सही दिखेगा। आप अपना रेजोल्यूशन बढ़ाइए। ओके, आप अपना रेजोल्यूशन बढ़ाइए। सब सारी चीजें यहां से क्लियर दिख रही है मुझे, क्योंकि आपको अगर ब्लर दिख रहा होगा तो मुझे भी ब्लर दिख रहा होगा, इसलिए यहां पे मुझे सब क्लियर दिख रहा है। ओके, चलो हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है। अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो अपना रेजोल्यूशन बढ़ाइए, क्योंकि मेरे मोबाइल में सब चीजें क्लियर दिख रही है। ओके, तो आज हम सीखेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है। जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखा था, उसके डिफरेंट केसेस देखे थे हमने, जिसमें 4 केसेस पढ़े थे, नहीं 5 केसेस हमने पढ़े थे। डिफरेंट ऑक्सिलरी रूट्स के जो नेचर होते हैं उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस फॉर्म में बनाया जाता है। फिर सारे केसेस के लिए हमने गेट के क्वेश्चंस देखे थे कि कैसे कैसे वहां पे सॉल्व होंगे। उसके बाद हमने एक टॉपिक पेंडिंग रखा था, लास्ट टॉपिक की पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है। तो बेसिकली हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, जिसमें हम आज पार्ट पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज ध्यान देना, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लास्ट सेशन है। भले ही लेक्चर 10 से 15 मिनट ज्यादा चला जाए, लेकिन आज डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें कंक्लूड करना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा परसों, क्योंकि एक दिन का मैं गैप देता हूं चैप्टर्स के बीच में, क्योंकि कल आपको दूंगा कि 250 डेज के कौन से वीडियोस देखने हैं, असाइनमेंट भी आपको दूंगा। तो कल एक दिन पूरा 250 डेज के वीडियोस देखना डिफरेंशियल इक्वेशंस के, फिर असाइनमेंट सॉल्व करना, फिर परसों से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो चलो हम आज बात करते हैं किसकी, नॉन होमोजीनियस पार्ट की। हम आज बात करेंगे नॉन होमोजीनियस पार्ट की, और इसका सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना है वो आज सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो बेसिकली अगर हमारे पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना हो तो हमने सीखा था कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। फिर हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, अगर क्यू बराबर 0 हो तो ये क्या होगा, होमोजीनियस हो जाएगा केस। और अगर Q 0 के बराबर नहीं हो, Q कुछ कांस्टेंट हो, मींस कुछ नंबर हो, या Q किसी दूसरे फंक्शन हो किसी x का, तो उस केस में क्या होगा, नॉन होमोजीनियस। क्या होगा, नॉन होमोजीनियस, जहां पे Q क्या होगा, फंक्शन होगा x का फंक्शन होगा, या तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस केस में जहां पे Q 0 नहीं है, इन शॉर्ट Q 0 नहीं है, या तो फंक्शन है x का, या तो कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, तो उस केस में हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी आज हम समझने वाले हैं। ओके, बिल्कुल। रिजोल्यूशन मुझे देखो, मुझे फुल क्लियरिटी आ रहा है मोबाइल में, अगर आपको नहीं आ रहा है तो मुझे पता नहीं क्या दिक्कत है। प्रफुल्ल सर मुझे तो ठीक दिख रहा है अपने मोबाइल में, हमें भी सिस्टम में सही दिख रहा है। नाउ इट्स ओके, अभी सेटिंग प्रॉपर हो गई है। चलो ठीक है, तो अभी हम नॉन होमोजीनियस की बात करते हैं। तो नॉन होमोजीनियस में जो ओवरऑल सॉल्यूशन होगा, उसमें हमने डिस्कस किया था क्या क्या चाहिए। जो ओवरऑल सॉल्यूशन होगा उसके 2 पार्ट होंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने सॉल्व करना सीखा है। तो जैसे होमोजीनियस के केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे, कैसे निकालते थे, पहले एफ ऑफ डी निकालते थे, फिर एफ ऑफ एम निकालते थे, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलता था, उसके रूट्स निकालते थे, उसके रूट्स के नेचर से पता चलता था कौन से टाइप का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, फिर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अवेलेबल हो जाता था। सिमिलरली जब आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो, जो कि क्या है, हायर ऑर्डर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिनका ऑर्डर एक से ज्यादा बेसिकली हम बात कर रहे हैं, और वो क्या होंगे, लीनियर होंगे और कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के साथ, इन शॉर्ट इस फॉर्म के। तो उस केस में भी अगर आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है, फिर भी जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका रहेगा वही रहेगा जो होमोजीनियस के केस में था। कैसे था होमोजीनियस के केस में, पहले एफ ऑफ डी निकालते थे, फिर एफ ऑफ एम निकालते थे, फिर उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालते थे, फिर उसके बेसिस पे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे। नॉन होमोजीनियस के केस में भी सेम वे में ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, पहले एफ ऑफ डी निकालो, फिर एफ ऑफ एम निकालो, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, फिर रूट्स निकालो,
फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाओ, जैसे हम होमोजीनियस के केस में बनाते थे। हमारा आज का जो लेक्चर का फोकस होगा वो पर्टिकुलर इंटीग्रल पे होगा। किस पे? पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। तो आज हम फोकस करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। अभी ध्यान दो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है और उसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है, और डिफरेंट क्यू के जो केसेस होंगे उनके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा। जैसे जब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स होते हैं उनके नेचर से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिफरेंट आते हैं। सिमिलर वे में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा उसका नेचर डिपेंड करेगा क्यू पे। क्या क्यू कोई कांस्टेंट नंबर है या क्यू फंक्शन है एक्स का? क्यू फंक्शन है एक्स का तो कौन सी टाइप का फंक्शन है? क्या वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? क्या वो अलजेब्रिक फंक्शन है? क्या वो साइनोसॉइडल फंक्शन है? क्या वो कोसाइन फंक्शन है? उस पे से डिपेंड होगा कि आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। तो अभी ध्यान दो, मेरे साथ बने रहो। ये वाला इक्वेशन आपको पता है एफ ऑफ डी इंटू वाई बराबर क्यू, तो हम वाई को क्या लिख सकते हैं? क्यू बराबर एफ डी, क्यू डिवाइड बाय y बराबर q डिवाइड बाय एफ डी, और इसी को ही बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसी को ही क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसका मतलब क्या है? अगर मैं इस इक्वेशन में y बराबर रख दूं q बाय एफ डी, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ये एक सॉल्यूशन है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? q डिवाइड बाय एफ डी। इस f ऑफ d, इसको अगर हम कुछ सॉल्व करेंगे तो कुछ y आएगा, वो y इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। जिसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल बेसिकली क्या होगा? p ऑफ y इज इक्वल टू y ऑफ p इज इक्वल टू q डिवाइड बाय एफ ऑफ डी, क्यू डिवाइड बाय एफ ऑफ डी। जैसे कि हमको पता है, ध्यान देना, डी क्या होता है? डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स। सिंपली क्या होता है? डी बाय डी एक्स। तो ये एक क्या है? ऑपरेटर है। ये एक क्या है हमारे पास? ऑपरेटर है। क्या ऑपरेटर है ये? इसको कोई भी फंक्शन इनपुट में देंगे तो ये क्या करेगा? उसका डेरिवेटिव लेगा। डेरिवेटिव ऑपरेटर है। सिमिलरली यहां पे जो एफ ऑफ डी होता है इस केस में वो भी एज ए ऑपरेटर ही हमारे लिए काम करता है। वो जो ओवरऑल फंक्शन बना वो भी क्या करता है? हमारे लिए एज एन ऑपरेटर ही काम करता है। उसको एग्जांपल के थ्रू हम इन चीजों को समझेंगे। क्लियर? तो हमने क्या बोला, अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि लीनियर है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इन शॉर्ट जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं और Q जीरो नहीं है तो हमें दो पार्ट चाहिए ओवरऑल सॉल्यूशन के लिए। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमको निकालने आता है, उसको रख दो साइड में। फिर हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के बाद दोनों का समेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ओवरऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर इतनी बात? ओके, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल क्लियर इतनी बात। तो हमें सिंपली क्या करना है? हमें सिंपली ये करना है, अगर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है जिसको इस पार्ट में लिखा जा सकता है, तो उसके लिए हमें ओवरऑल सॉल्यूशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकालना लास्ट लेक्चर में सीखा था। आओ बच्चों आज सीखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर हमें निकालना हो तो सिंपली क्या करो? Q को f ऑफ d से डिवाइड कर दो। Q को f ऑफ d से डिवाइड कर दो। तो अभी यहां पे देखेंगे Q अगर एक नंबर है, कोई कांस्टेंट है, तो एफ पी आई निकालने का तरीका क्या है? अगर Q कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेट अस से e टू द पावर 2x, तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर Q है लेट अस से sin 2x cos 3x, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? वो अभी हम यहां पे सीखने वाले हैं। तो उसकी मैं आपको पूरी यहां पे समरी लिखवाऊंगा, उसको वैसे ही नोटबुक में छाप देना, केस 1 केस 2 करके नहीं। उसको बेसिकली मैं यहां पे आपको टेबल बनवा रहा हूं हमारे लिए। देखो उसमें 5 केसेस होते हैं हमारे लिए। गेट पॉइंट ऑफ व्यू 3 केसेस ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो पीछे के 2 केसेस हैं वो बहुत ही मतलब क्या होते हैं? टाइम कंज्यूमिंग होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इसलिए गेट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। और दूसरी बात, जो ये वाला सेशन है, जो ये वाला सेक्शन है एक्चुअली जो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, उसमें देखोगे तो पहली बात, गेट में ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं सेकंड ऑर्डर लीनियर हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कहां तक पूछते हैं? मोस्ट प्रोबेबली सेकंड ऑर्डर तक पूछते हैं। दूसरा 90% क्वेश्चंस आप देखोगे गेट के तो वो होमोजीनियस वाले केस होते हैं जिसमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, लास्ट 25 से 30 साल के, सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि नॉन होमोजीनियस का केस होगा। बाकी जो भी क्वेश्चन है, समझ लो 100 क्वेश्चन है तो
95 क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो होमोजीनियस का केस होगा, उसमें से 5 होंगे जो नॉन होमोजीनियस का केस होगा। फिर भी हमें सीखना है, जितना हमें सीख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो हमें सीखना है। तो अभी देखो क्या होगा, चीजें क्या होंगी। तो मैं यहां पे आपके लिए टेबल बना रहा हूं, उसको नोट करो। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या है, q डिवाइड बाय एफ ऑफ डी, q डिवाइड बाय एफ ऑफ डी। तो हम q के डिफरेंट केसेस, जो हमारे लिए 3 केसेस होंगे, उनको देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे हम बनाएंगे, सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो आप मेरे साथ ये पूरा फ्लो चार्ट बना दीजिए ताकि आपको चीजें याद रखने में आसानी होगी। नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे उनमें इन टाइप के जो डिस्कशंस होंगे, मैं ट्राई करूंगा आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैं बनवाऊं ताकि आपको चीजें याद रखने में आसानी हो। तो कमेंट सेक्शन बंद कर दीजिए और यहां पे ध्यान दीजिए। अगर q इस टाइप का है, q e टू द पावर ax, q e टू द पावर ax, अगर q इस टाइप का है तो आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो देखिए क्या होगा, वो होता है q डिवाइड बाय एफ ऑफ डी, q डिवाइड बाय एफ ऑफ डी। इस केस में क्या हो जाएगा, q e टू द पावर ex डिवाइड बाय एफ ऑफ डी, e टू द पावर ex डिवाइड बाय एफ ऑफ डी। और यहां पे a कुछ भी हो सकता है, मतलब रियल नंबर से हमें लेना देना है। a हमें हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर इतनी बात। तो इस केस में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा आपका वो होगा e टू द पावर ax को वैसे ही रखेंगे और यहां पे क्या हो जाएगा, f ऑफ a हो जाएगा। जो f ऑफ d था, यहां पे a कुछ नंबर होगा, लेटर से 1 -1 2 3 4 इस टाइप का नंबर होगा। उस टाइप के नंबर को हम क्या कर देंगे, जो f ऑफ d था उसमें d की जगह हम रख देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल e टू द पावर ax डिवाइड बाय f ऑफ a। सिंपली क्या करना है, d को a से रिप्लेस करना है। जो f ऑफ d में आपका d था उसको a से रिप्लेस करना है। क्लियर इतनी बात। अभी बात आती है ये, अभी ध्यान देना, इसमें केस समझना तो आगे भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी इस केस को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे कैसे बढ़ाते हैं, बात ये आती है, अगर मेरा f ऑफ a 0 हो गया तो क्या होगा। तो उस केस में तो yp अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कैसे प्रोसीड करते हैं वो समझो। फिर हम क्या करेंगे, सेम e टू द पावर ax को लिख देंगे, नीचे लिखेंगे f डैश ऑफ a, f डैश ऑफ a, और इधर लिखेंगे x, इधर लिखेंगे x। तो सिंपली देखो हमने क्या किया, हम यहां पे क्या मान के चल रहे हैं, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y है। तो मैंने केस कौन सा लिया, e टू द पावर ax। तो yp इज इक्वल टू q डिवाइड बाय f ऑफ d इज इक्वल टू e टू द पावर ax डिवाइड बाय f ऑफ d। और yp हमने देखा। फिर अगर हमारे पास इस फॉर्म का अगर हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल बनना है तो इसको हमें कैसे सोल्व करना है, आगे e टू द पावर ax को ऐसे ही हमने लिख दिया और यहां पे जो f ऑफ d था, d की जगह नंबर रख देंगे जो होगा a, जो होगा a। फिर उसको सोल्व करके हम यहां पे रख देंगे। फिर हमने क्या सोचा, हमने सोचा अगर f ऑफ कोई बाय चांस f ऑफ d ऐसा फंक्शन हुआ जिसमें d को a के रिप्लेस करने के बाद हमें f ऑफ a 0 मिला। क्या मिला, f ऑफ a लेटर से 0 मिला। इस केस को हम बोलेंगे इफ f ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो आगे कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि f ऑफ a अगर 0 होगा तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास f ऑफ d था उसका एक बार डेरिवेटिव लेंगे, f डैश d फाइंड करेंगे, f डैश ऑफ d फाइंड करेंगे, फिर उसमें d की जगह a रखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, f डैश ऑफ a, और e टू द पावर ax को वैसे ही रखेंगे। फिर आगे क्या करेंगे वो देखो, जितनी बार यहां पे हम डेरिवेटिव करेंगे उतनी बार क्या करेंगे, यहां पे x लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहां पे एक बार डेरिवेटिव लिया तो एक बार x लिखूंगा। अभी इन केस अगर f डैश a 0 आता है, f डैश ऑफ a 0 आता है, फिर क्या करेंगे, फिर एक स्टेप आगे जाएंगे, फिर क्या लेंगे, f डबल डैश a लेंगे और इधर क्या लिखेंगे, 2 बार x लिखेंगे मतलब x स्क्वायर, 2 बार x मतलब 2x नहीं, 2 बार x लिखेंगे मतलब x स्क्वायर। ऐसे ही अगर f डबल डैश a 0 आता है तो फिर क्या निकालेंगे, f ट्रिपल डैश ऑफ a निकालेंगे। फिर यहां पे क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही वे में हमको प्रोसीड करना है और कुछ भी नहीं करना। चलो ये सबसे सिंपल केस होता है, ये सबसे सिंपल केस होता है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस देखते हैं। लेट अस से q इस फॉर्म का होगा तो क्या करेंगे, sin ax और cos ax इस फॉर्म का अगर होगा तो सिंपली क्या करना है, देखो तो हमारे पास क्या होगा, y ऑफ p इज इक्वल टू q डिवाइड बाय f ऑफ d, ऐसा होगा हमारे पास। और q क्या है, लेट अस से sin x। जो sin x के लिए प्रोसीजर है वही किसके लिए होगा, किसके लिए होगा, वही प्रोसीजर होगा आपका cos ax के लिए। तो आपको क्या करना है, लेट अस से मेरे पास f ऑफ d है,
एफ ऑफ डी में जहां जहां डी स्क्वायर है, जहां जहां डी स्क्वायर आपको दिख रहा है, उसको किससे रिप्लेस कर दोगे? माइनस ए स्क्वायर से। किससे रिप्लेस कर दोगे? माइनस ए स्क्वायर से। क्लियर इतनी बात? तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया, अगर क्यू मेरे पास साइन ए एक्स है या कोस ए एक्स, इस टाइप का अगर क्यू मेरे पास है, तो वाई पी क्या होगा? साइन ए एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ डी। तो मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बोला सिंपली एफ ऑफ डी में जहां पे डी स्क्वायर आपको दिख रहा है, डी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? माइनस ए स्क्वायर। डी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? माइनस ए स्क्वायर। और जहां डी होगा उसको कुछ भी नहीं करना है, उसको हम छेड़ नहीं सकते, उसको हम छेड़ नहीं सकते। तो इसलिए कभी कभी यहां पे आप देखोगे तो ऐसे भी लिखते हैं y ऑफ p इज इक्वल टू साइन ए एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ डी स्क्वायर, डिवाइड बाय एफ ऑफ डी स्क्वायर। फिर इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? साइन ए एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर। तो ये दोनों रिलेशन सिंपली ये बता रहे हैं आपके जो फंक्शन में जहां भी डी स्क्वायर हो, जहां भी डी स्क्वायर हो, उसको किससे रिप्लेस कर दो? माइनस ए स्क्वायर से। किससे? माइनस ए स्क्वायर से। और ये दूसरा में ये बता रहा है आपका एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी जो कि क्या है? डी स्क्वायर का फंक्शन है। अगर डी स्क्वायर का फंक्शन नहीं है तो उसको डी स्क्वायर का फंक्शन बनाओ, फिर डी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखो? माइनस ए स्क्वायर लिख दो। बस इतना ही करना है। और ये सब जो हम चीजें कर रहे हैं ये आपको एग्जांपल्स के थ्रू ज्यादा क्लियर होंगी। जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होंगी। तब तक इसको यहां पे ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के लिख दो। और दूसरी इसमें क्या बात आ रही है? दूसरा इसमें ये वाला केस सेम आ सकता है। क्या बता? एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 आ जाए, तो हमें यही प्रोसीजर करना है। क्या करना है? सिंपल, अगर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर 0 आता है तो हम क्या लिखेंगे? x इंटू साइन ए एक्स डिवाइड बाय एफ डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर, जैसे हमने इसमें किया, और कुछ भी नया नहीं करना है। तो चलो तीसरा केस हम लिखते हैं। तीसरा केस हमारे पास क्या होगा? हमारे पास x टू दी पावर m है, x टू दी पावर m। इस टाइप का अलजेब्रिक अगर फंक्शन हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम yp कैसे निकालेंगे वो हमें सीखना है। क्लियर इतनी बात? और m वहां पे कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, मतलब m एक इंटीजर होगा, m एक इंटीजर होगा, ये बात याद रखना, m एक इंटीजर होगा। तो यहां पे क्या है? m क्या है? m आपका है इंटीजर, m आपका क्या है? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ये बात आपको, ये थोड़ी चीजें याद रखनी है। जब मैं ये आइडेंटिटी लगा रहा हूं, ये वाला केस लगा रहा हूं, तो क्या होना चाहिए? अलजेब्रिक फंक्शन होना चाहिए, और सारे जो उसमें वेरिएबल्स हैं, जैसे कि यहां पे वेरिएबल x दिख रहा है, उसकी पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। तो चलो हम इसमें लिखते हैं। तो इस केस में बताओ मुझे y ऑफ p क्या होगा? y ऑफ p आपका होगा x टू दी पावर m डिवाइड बाय f ऑफ d, x टू दी पावर m डिवाइड बाय f ऑफ d। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? जो हमारे पास f ऑफ d फंक्शन होगा उसका हम इनवर्स ले लेंगे, इंटू x टू दी पावर m कर देंगे, इंटू x टू दी पावर m करेंगे। और जो f ऑफ d होगा, जो एक पॉलिनोमियल होता है, उसका इनवर्स को अगर हमें सोल्व करना है, एक्सपांड करना है, तो हम क्या लगाएंगे? बायोनोमियल एक्सप्रेशन लगाएंगे। और इस बायोनोमियल एक्सप्रेशन को अपनी दिल और जहां में बिठा दो। इसको 1 प्लस एक्स टू दी पावर n क्या होता है? होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू क्या होगा? n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। और ये वाली दिल से लगा लेना, इसको दिल से लगा लेना, ये बहुत काम आएगी। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4, और क्या आएगा? माइनस एक्स टू दी पावर 5। तो आप अभी ऐसा हो सकता है कि चीजों में कहीं फंस रहे हो, कहीं समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये जो सेशन है इसमें मैं गेट के इन तीनों टाइप से एग्जाम्पल्स आए हुए हैं, तो हम तीनों टाइप को 1 बाय 1 देखेंगे। हम तीनों टाइप को 1 बाय 1 देखेंगे इन द सेंस हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, और तीनों टाइप में से एक एक क्वेश्चन में आपको आज बताऊंगा, ताकि आपको सारे केसेस क्लियर हो जाए, हमें कैसे प्रोसीड करना है। क्लियर यहां तक? ओके, बिल्कुल। चलो अभी मुझे बता दो, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई? मुझे पता है कुछ लोग यहां पे भी फंस रहे होंगे थ्योरी में, क्योंकि जब इन चीजों को हम एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर होती है। यहां तक अगर सारी चीजें क्लियर है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़े फिर एग्जांपल्स को सोल्व करें। तो एग्जांपल्स के थ्रू हमें ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करो,
किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करो कृपया करके, कृपया करके किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करें, नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ें। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओ माय गॉड। अगर, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। इसने क्या पूछा है, एक ने पूछा है अगर क्यू लॉग का फंक्शन होगा तो क्या होगा, क्यू लॉग का फंक्शन होगा तो क्या होगा। बिल्कुल, तो उसमें हमें जनरलाइज्ड केस लगाना पड़ेगा जो हम नहीं पढ़ने वाले, उसमें जनरलाइज्ड केस बनेगा। और याद रखो जनरलाइज्ड केस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं, क्योंकि वहां पे फिर पार्शियल फ्रैक्शन भी हमें लेना पड़ता है, इसलिए मैं वो नहीं करवा रहा हूं। मैं जो गेट के लिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वही आपको बता रहा हूं। इसमें मैंने पहले ही बताया 5 केसेस होते हैं, हम सिर्फ ये 3 ही पढ़ने वाले हैं फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर इतनी बात। और एक और मैं आपको बताता हूं, अगर इनकेस लॉग आ गया, अगर इनकेस लॉग आ गया या ऐसा कोई फंक्शन आ गया जो इन तीनों में से नहीं है, तो हमारा क्रॉस चेक वाला तरीका तो जिंदाबाद ही है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर से ज्यादा पूछेगा नहीं, 2 बार डेरिवेटिव सॉल्यूशन लेने में टाइम लगेगा नहीं, तो हम क्रॉस चेक करेंगे, हम चीजों को क्रॉस चेक करेंगे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, ओके, नो डाउट इन थ्योरी। अगर थ्योरी में कोई भी डाउट नहीं है तो अभी ध्यान देना, इन चीजों को फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख देना। तो हम पहले इस केस का एग्जांपल लेंगे, फिर इस केस का एग्जांपल लेंगे, फिर लास्ट में इस केस का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि ये केस को समझना बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मैं पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूं कि ये दोनों चीज आपके नोटबुक में होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज, इसका ये देखो बायनोमियल एक्सप्रेशन, मतलब 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1 का क्या होगा, 1 लिखेंगे, फिर एक्स की पावर बढ़ाते जाएंगे विथ अल्टरनेट साइन, साइन चेंज करते जाएंगे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 5, ऐसे हम लिखेंगे ये बायनोमियल एक्सप्रेशन इसका। ज्यादातर इस केसेस में हमें बायनोमियल एक्सप्रेशन इसके ही काम आएंगे। और मैं आपको फिर ट्रिक भी बताऊंगा, आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। ओके, और कुछ चीजें ऐसी हैं बहुत सारी जो एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताता जाऊंगा, शायद आपको पता भी नहीं होंगी वो चीजें, और कुछ चीजों में मुझे आपकी हेल्प भी चाहिए होगी। तो चलो हम पहला एग्जांपल आज कर रहे हैं, अभी का पहला एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल इस केस से करेंगे, दूसरा एग्जांपल इस केस से करेंगे, तीसरा सबसे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल इस केस से करेंगे। तो चलो हम एग्जांपल अभी कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा फर्स्ट केस पे होगा, और उसके थ्रू ही आप समझिएगा चीजों को, तो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको। ओके, तो चलो मैं एग्जांपल लिख देता हूं तब तक, ताकि आप क्वेश्चन मेरे साथ नोट कर लें। तो क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन है आज का एग्जांपल 1, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि गेट में आया है, नहीं गेट में नहीं आया ये क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया था 2018 में। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, डी स्क्वायर वाई, लेकिन इस टाइप का ही सेम टाइप का क्वेश्चन गेट में भी पूछा गया है, तो उसको मैं नहीं करूंगा, वो आपको असाइनमेंट में दूंगा। माइनस dy बाय dx माइनस dy बाय dx माइनस 2y इज इक्वल टू 3e टू दी पावर 2x, 3e टू दी पावर 2x। और इसका पूछा है सॉल्यूशन क्या होगा। यहां पे दो कंडीशन दी गई है, इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -2, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -2। और इसके 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, वो ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूं, उसको आप क्रॉस चेक, ऑप्शंस को भी क्रॉस चेक कर सकते हो 1 बाय 1 इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रख के। तो चलो इस केस के लिए मैं ऑप्शन लिख देता हूं, क्या पता कुछ इंटरेस्टेड निकल जाए, ए बी सी डी। तो 4 ऑप्शन में, तब तक आप सॉल्व कीजिए। देखो ये क्या है, नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। जब तक मैं बाकी चीजें लिखता हूं तब तक आप इसका एटलीस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दो, क्योंकि ओवरऑल सॉल्यूशन के लिए वो भी हमें चाहिए होगा। ओके, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालो इसका ए बी। तो हम यहां पे मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, क्या पता उसमें से हमें कुछ ट्रिक मिल जाए इसके लिए, जो हमारे लिए इंटरेस्टेड हो सकता है। e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस प्लस 2x, चलो इसको मिटा देता हूं, ऑप्शन बहुत बड़े हैं। e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर 2x, मैं बोल रहा हूं, मैं जब तक ऑप्शन लिख रहा हूं तब तक इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालो, f ऑफ m इज इक्वल टू 0 ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के, प्लस x e टू दी पावर 2x। ऑप्शन बी है मेरा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x प्लस होगा हमारे पास, सॉरी माइनस x e टू दी पावर 2x। ऑप्शन सी है हमारे पास
e टू दी पावर माइनस एक्स, यहां पे गेम है, ये क्वेश्चन में गेम खेलेंगे हम, e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x प्लस x e टू दी पावर 2x। ऑप्शन डी है हमारे पास e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x प्लस x e टू दी पावर 2x, x e टू दी पावर 2x। तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं, ये चार ऑप्शन है और ये क्वेश्चन पूछा गया था इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2018 में। और आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि गेट की एग्जाम हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जाम हो, मैथ्स में कोई टॉप क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन ही आते, तो मैथ्स का डर अपने अंदर मत बिठाओ। यहां से आप 13 में से 13 मार्क्स भी इजीली स्कोर कर सकते हो। चलो मैं प्रोबेबिलिटी छोड़ दूं तो 13 में से 10 मार्क्स तो जरूर आपके आ सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। ओके, हाँ बिल्कुल, f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो सकता है, मैंने पहले ही बताया, उसमें भी सेम प्रोसीजर करना है। क्या लिखेंगे? अगर f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आता है तो जैसे हमने e टू दी पावर x के केस में लिखा था वैसे ही लिखेंगे, x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाय एफ डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर, सिंपल। ओके, हाँ, नेट टाइप में कुछ नहीं हो सकता, नेट टाइप में पूरा आना चाहिए प्रोसीजर, इसलिए सीख रहे हैं, नहीं तो सब ऐसे नहीं कर देते बैकअप प्लान से। ओके, तो चलो हम इन चीजों को समझते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आई होप आप लोगों ने निकाल दिया होगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मुझे बता दो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखो, कमेंट करो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका क्या होगा। वो मैं नहीं लिखूंगा, यहां पे आपको बताना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताओ, सी पहले बाद में बताना, सी बाद में बताना। तो सबसे पहले बताओ मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, तब तक मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की तैयारी कर देता हूं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल yp क्या होगा मेरा, q यहां पे दिया है 3 e टू दी पावर 2x डिवाइड बाय हम f ऑफ d, मेरा f ऑफ d क्या होगा, d स्क्वायर माइनस d माइनस 2, d स्क्वायर माइनस d माइनस 2। तो इसका मतलब यहां पे f ऑफ d मेरा क्या है, f ऑफ d है मेरा d स्क्वायर माइनस d माइनस 2। अभी क्योंकि सारे केसेस में मैं एक एक एग्जांपल करवा रहा हूं, इसलिए एक एक एग्जांपल को आप आराम से समझिए, स्मूथली समझिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, y ऑफ p इज इक्वल टू 3 e टू दी पावर 2x डिवाइड बाय f ऑफ d वाला केस हो गया। और मैंने क्या बोला, हमने यहां पे f ऑफ d निकाल दिया है, डेट इज d स्क्वायर माइनस d माइनस 2। d स्क्वायर, इसका f ऑफ d क्या होगा, d स्क्वायर माइनस d माइनस 2। और यहां पे मुझे दूसरी बात ये दिखी कि यहां पे q किस टाइप का है, e टू दी पावर ax टाइप का, e टू दी पावर ax टाइप का। और इसके साथ एक नीचे 3 आपको कांस्टेंट दिख रहा है, उसको कुछ नहीं छेड़ना है, उसको एज इट इज ही रखना है इक्वेशन में। हमारा ध्यान इस पे जाएगा कि ये पहला वाला केस है जहां पे क्या था, q इज इक्वल टू e टू दी पावर ax, e टू दी पावर ax। और a यहां पे क्या है, a यहां पे है 2, उसके साथ कंपेयर करोगे a यहां पे क्या है 2। और अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 into e to the power 2x डिवाइड बाय f of a, डिवाइड बाय f of a। तो f of d मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां d दिख रहा है वहां ये नंबर लिख दूंगा 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, f of a। ये d स्क्वायर दिख रहा है तो 2 स्क्वायर क्या होगा 4, ये d दिख रहा है तो 2 लिखेंगे, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, गेम ओवर, f of a 0 आ गया। f ऑफ a अगर 0 आता है तो हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, हम फिर आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, f डैश ऑफ a निकालेंगे। अगर f ऑफ d ये है तो मुझे बताओ f डैश ऑफ a निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, f डैश ऑफ d चाहिए। तो इसमें से f डैश ऑफ d कैसे होगा, मतलब सिंपली क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव लेना है। तो पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव लेंगे, f डैश ऑफ d क्या मिलेगा, 2d माइनस 1। इसका डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू d, सिंपल एक पॉलिनोमियल है, तो क्या होगा 2d माइनस 1। अभी अगर मैं f डैश ऑफ a निकालूं तो क्या होगा, f डैश ऑफ a सिंपली क्या है, जो आपका f डैश ऑफ d निकला है, f डैश ऑफ d, उसमें d की जगह ये नंबर रख दो 2, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 बराबर 3, 2 इंटू 2 माइनस 1 बराबर 3। तो f डैश ऑफ a आ गया। अगर f डैश का हमने यूज किया है तो ऊपर एक बार x भी लिखना पड़ेगा, 3x इंटू e टू दी पावर 2x, और नीचे क्या है f डैश ऑफ a 3, और इसका आंसर आएगा x e टू दी पावर 2x, x e टू दी पावर 2x। और आपका अभी तक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं निकला, मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल चुका है।
c1 e टू दी पावर माइनस एक्स। ओके, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी सबका गलत, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल में। तो मेजोरिटी यही दिख रही है, e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस e टू दी पावर 2x, लेकिन c1 c2 आप लगाना भूल गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमेशा लगाएंगे c1 e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस c2 e टू दी पावर माइनस 2x, e टू दी पावर माइनस 2x। क्लियर इतनी बात? e टू दी पावर माइनस 2x आया या प्लस 2x आया, जल्दी बताओ। e टू दी पावर c1 e टू दी पावर 2x, c2 e टू दी पावर माइनस, मतलब ये प्लस होगा। तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। तो मुझे बताओ ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा? yc प्लस yp, yc प्लस yp। तो yc मेरे पास आ गया c1 e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस c2 e टू दी पावर 2x, और ये क्या है पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस x e टू दी पावर 2x। और यहां पे देखो, यहां पे कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा, जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ही आएंगे। और क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमारे पास दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। और हमें क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी पूछा है तो दो इनिशियल कंडीशन भी दी गई है। यहां पे देखो, क्योंकि दो अननोन फाइंड करने के लिए एटलीस्ट दो इक्वेशन तो चाहिए, इसलिए दो इनिशियल कंडीशन यहां पे दी गई है, यहां पे दी गई है। क्लियर इतनी बात? और यहां पे देखो एक बात, अगर हम क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे, अगर हम इन शॉर्ट ये इनिशियल कंडीशंस यूज नहीं भी करना चाहते तो भी बेसिकली हम ऑप्शन से देख के ये तो चेक कर सकते हैं कि इस टाइप का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन सी। इस टाइप का सॉल्यूशन एक ही उसमें है, किसमें? इस टाइप का सॉल्यूशन एक ही इक्वेशन में ऑप्शन में पॉसिबल है, वो है सी। लेकिन यहां पे मुझे कुछ झोल दिख रहा है सी ऑप्शन में, मुझे एक बार चेक करने दो, एक झोल दिख रहा है। क्या आपको सी ऑप्शन में कुछ गलती दिख रही है? क्या आपको सी ऑप्शन में कुछ गलती दिख रही है, या सी ऑप्शन करेक्ट है, या सी ऑप्शन करेक्ट है? तो जिसका भी सी ऑप्शन आया है कृपया करके मुझे बताएं। ओके, क्या? चलो ठीक है, भूल जाओ उसको, भूल जाओ। ये हमारे पास अभी सी है कि बी है मुझे कुछ पता नहीं। अभी हम आते हैं y पे, तो y हमारा ये आ गया c1 e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस c2 e टू दी पावर 2x प्लस x e टू दी पावर 2x। ये आपके भरोसे लिख दिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अभी मेरे पास इनिशियल कंडीशन यहां पे दो है, अभी मेरे पास यहां पे दो इनिशियल कंडीशन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -2। तो अभी इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो y0 ऑफ 0, पहला कंडीशन क्या है? y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 तो मुझे यहां पे दिख ही रहा है, बिल्कुल सही है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ही आ रहा है। क्या ऐसा सही है? क्या ऐसा सही है? y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो कैसे सोल्व करेंगे? 0 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस 0। इसका मतलब क्या है? c1 प्लस c2 मेरा आ गया 0, मीन c1 प्लस c2 इज इक्वल टू माइनस c1 इज इक्वल टू माइनस c2। अभी दूसरी कंडीशन क्या दी गई है? y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -2, और इसका y डैश ऑफ x हमें पता है, तो y डैश ऑफ 0 कैसे मिलेगा? y डैश ऑफ x पहले निकालो, तो y डैश ऑफ x क्या होगा? माइनस c1 e टू दी पावर माइनस x प्लस 2 c2 e टू दी पावर 2x। और इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल इसको लगाओ, कैसे आएगा प्रोडक्ट रूल? e टू दी पावर 2x प्लस 2x e टू दी पावर 2x। तो ये मेरा ओवरऑल सॉल्यूशन आ गया यहां पे। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करो। बिल्कुल, हाँ, यहां तक किसी को कुछ डाउट है? फटाफट इसका देख लो, यहां तक किसी को कुछ डाउट है? ओके, तो मतलब इतना इतना वो हो गए। चलो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अरे यहां पे एफ ऑफ डी देखो क्या है? एफ ऑफ डी है मेरा, एफ ऑफ डी है डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2। तो एफ ऑफ एम क्या होगा? एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2। तो एफ ऑफ इसके रूट्स क्या होंगे? एम माइनस 2 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस 2m। तो ये ठीक है, इसका सॉल्यूशन ठीक है, इसका ये वाला सॉल्यूशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अपने पास यहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो इसका ये y ऑफ x था, ये y ऑफ, मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा हो जाएगा सॉल्यूशन। y ऑफ 0, तो y ऑफ 0 यहां पे रखा तो ये 0 हो गया।
ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -2, तो उसके लिए मुझे पहले y डैश ऑफ x फाइंड करना पड़ेगा। फिर y डैश ऑफ x दिखला दो, क्या निकला, -C1 इंटू e टू द पावर -x प्लस 2 C2 इंटू e टू द पावर 2x प्लस यहां पे ध्यान दो, प्लस यहां पे ध्यान दो, e टू द पावर 2x प्लस 2x e टू दी पावर 2x। तो यहां पे इतना हमने सॉल्व कर दिया। तो चलो आगे प्रोसीड करते हैं, हमें कैसे बढ़ना है। तो फाइनली यहां तक हमने पूरा लिख दिया है, तो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि क्या पता हमारे पास ऑप्शंस कुछ चेक करने के लिए काम आए, तो इसलिए इन चीजों को हम मिटा देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या करना है इस सॉल्यूशन का, फाइनली सॉल्यूशन क्या होगा वो हमें देखना है। क्या ऐसा तो नहीं है ऑप्शन ही सारे के सारे गलत आ गए, ऐसा भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है कि सारे के सारे ऑप्शन ही गलत आ गए। तो y डैश ऑफ x मुझे पता है, तो y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -2 है। इसका मतलब y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -2 मींस -2 इज इक्वल टू x की जगह क्या रख देंगे 0, तो हमारा बनेगा C1 प्लस 2C2, C1 प्लस 2C2 प्लस e टू दी पावर 2x, मतलब वो क्या होगा +1 होगा, प्लस x 2x इंटू e टू दी पावर 2x वो हो जाएगा 0, तो C1 प्लस 2C2 बराबर होगा -3। और यहां से मैंने प्रूव किया था कि C1 प्लस C2 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 0। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो C2 बराबर आएगा -3। C2 बराबर अगर -3 है तो C1 क्या आएगा, ये वाला इक्वेशन यूज करो, C1 आएगा आपका 3, C1 आएगा आपका 3। क्लियर इतनी बात। और मुझे इधर एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है, मुझे इधर एक भी ऑप्शन, अच्छा आपका ऑप्शन कैसे मैच हुआ, तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा, ओवरऑल सॉल्यूशन होगा y ऑफ x इज इक्वल टू C1 3e टू द पावर -x प्लस -3e टू द पावर 2x प्लस क्या होगा x e टू दी पावर 2x, x e टू दी पावर 2x। तो मेरा सॉल्यूशन तो ये आया। अभी आपका देख लीजिए सॉल्यूशन क्या आया, अभी आपका देख लीजिए सॉल्यूशन क्या आया। मेरा ओवरऑल सॉल्यूशन ये आया y ऑफ x, मेरा ओवरऑल सॉल्यूशन ये आया y ऑफ x। क्लियर, ओके। अरे क्या बात है, क्या बात है। C1 बराबर, ये भी तुम लोगों ने गलत निकाल दिया, क्या करते हो तुम लोग, पूरा गलत कर देते हो क्वेश्चन को। -C1, ओके ओके ओके, मैंने मिस्टेक की है यहाँ पे, -C1 यहाँ पे आएगा -C1, और तो यहाँ पे भी क्या आएगा -C1, तो यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत कोई नहीं है। 3C2 इज इक्वल टू क्या आएगा C1 माइनस, तो C2 क्या आएगा, C2 अपने पास आएगा -1, तो C1 क्या आएगा 1, तो C1 आया 1, C2 आया माइनस। ओके 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 ओके, हाँ मेरा मिस्टेक था, मेरा मिस्टेक था। तो ओवरऑल सॉल्यूशन ये आया। तो चलो ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन में कोई ये ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। आर यू एग्री विथ मी कि कोई भी ऑप्शन परफेक्ट सॉल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, तो जबरदस्ती के भी आंसर्स यहां बनाए जा रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि सर आपने ऑप्शन सी रॉन्ग लिखा है, तो ठीक है मैं ऑप्शन सी को ही सही कर देता हूं। ऑप्शन सी को, अगर आपको ज्यादा खुशी हो रही है, ऑप्शन सी को ही मैं सही कर देता हूं। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो इसका ऑप्शन सी आएगा। देखो सीधी सीधी यहां पे बात समझो, हमने पूरा प्रोसीजर देख लिया कैसे सोल्व करना है। अभी यहां पे ध्यान दो, अभी यहां पे ध्यान दो। देखो पहले यहां पे प्लस था, पहले यहां पे प्लस था, तो प्लस था, तो देखो ये वाली इनिशियल कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। जब यहां पे प्लस था तो y ऑफ 0 क्या आया था, y ऑफ 0 आपका आ रहा था 2 आ रहा था, y ऑफ 0 2 आ रहा था। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर इतनी बात। तो आप क्या कर सकते हो, अगर इस लंबे सॉल्यूशन के थ्रू आपको नहीं जाना है तो आपके पास दो रास्ते हैं। कौन से, पहला तो ये वाली इनिशियल कंडीशन चेक करो। अगर ये वाली इनिशियल कंडीशन चेक करोगे तो देखोगे चारों के चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। फिर दूसरा केस क्या कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, y ऑफ x पता है, y डैश ऑफ x निकालो। y डैश ऑफ x के लिए कौन से ऑप्शन में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो देखो। अगर चार में से किसी एक ऑप्शन में हो रही है ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई, तो मतलब वही आंसर है। अगर फिर से चारों के चार में सेटिस्फाई हो गई तो फिर हमें इसी अप्रोच से जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और तीसरा क्या तरीका है, तीसरा तरीका ये है, y को उठा के 1 बाय 1 यहां पे रख दो लेफ्ट हैंड साइड में, फिर क्या करो यहां पे लगाओ, यहां पे जो लगाना है डेरिवेटिव्स जो भी पूरा अर्थ कर दो सॉल्व। और फिर उसके बाद यहां पे देखो क्या राइट हैंड साइड पे जो टर्म है
लेफ्ट हैंड साइड को ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद, मैनिपुलेशन करने के बाद, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास 4 ऑप्शन है, क्रॉस चेक वाला तरीका, 1 बाय 1 वाई को यहां पे रखो, यहां पे मैनिपुलेशन करो और फिर जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा उसको कंपेयर करो, क्या वो रिजल्ट जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहे हैं टर्म्स उसके इक्वल है तो वो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है तो बता दो मुझे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये बात आप याद रखो, जो इनिशियल कंडीशंस आप लगाओगे वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे नहीं, इनिशियल कंडीशंस हमेशा ओवरऑल सॉल्यूशन पे ही लगती है, क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था, वहां पे पर्टिकुलर इंटीग्रल का कोई भी रोल नहीं था, इसलिए वहां पे जो ओवरऑल सॉल्यूशन था वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही था, इसलिए उस पे इनिशियल कंडीशन लगा रहे थे। लेकिन फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने ये बोला कि अगर नॉन होमोजीनियस का केस होगा तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये जो इनिशियल कंडीशन लगती है हमेशा ओवरऑल कंप्लीट सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ही लगती है। क्लियर? लाप्लास ट्रांसफॉर्म से भी तो कर सकते हैं ना, करो, तुम करो, जितना टाइम अगर उसमें ज्यादा कम जाता है तो करो, ज्यादा जाता है तो क्यों करेंगे। और दूसरी बात मैं बाद में बता रहा हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला क्लियर हो गया, तुम करो, लाप्लास से करो, एक बार ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है रिजल्ट। मेरे हिसाब से तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अभी चीजें, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अभी आप ज्यादा एक्साइटेड ना होए, एक्साइटेड अभी मैं आपको करूंगा। देखो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होता है नॉन होमोजीनियस के केस में, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, और हमने क्या पढ़ा था, हमने ऐसा पढ़ा था f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, और y क्या था, q बाय एफ डी, और y क्या था वहां पे उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। मतलब इस केस में हम ये भी बोल सकते हैं, अगर आपके पास नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका सिर्फ अगर आप इतना पार्ट लोगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जो कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर इतनी बात? तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपका अगर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन इटसेल्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल भी है, उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन पर्टिकुलर इंटीग्रल भी है। एक तो सॉल्यूशन ये तो है ही, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है ही ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल अकेले को ले लूं तो वो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनाता है, कंप्लीट सॉल्यूशन बनाता है। क्लियर? सुन रहे हो? कान खोल के सुनना, कान खोल के सुनना। अच्छा, मैं इस एग्जांपल से आपको प्रूव भी करवा देता हूं। इस एग्जांपल में याद रखो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या आया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आया x इंटू ई टू दी पावर 2x, x इंटू ई टू दी पावर 2x। मैंने क्या बोला, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो भी एक कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसका मतलब अगर वो इसका सॉल्यूशन है तो वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब अगर हम यहां पे y बराबर रख दें x ई टू दी पावर 2x, तो वो अगर यहां पे हम क्या करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे तो राइट हैंड साइड पे ये रिजल्ट आएगा। तो मैं ये आपको देता हूं होमवर्क, आप क्रॉस चेक करना, ये जो मैंने yp लिया है ये भी एक कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, ये भी एक कंप्लीट सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब ये हमेशा नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल के इक्वेशन के केस में आपका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा वो भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन हमेशा होगा उस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? तो ये मजेदार एक बात थी जो मैंने आपको यहां पे लिखवा दी है नोटबुक में। आपको लिख देना है कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इट इटसेल्फ इज वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? ओके, बिल्कुल। तो चलो, अभी हमने पहला केस देख लिया, और पहला केस में मतलब वही केस आ गया f ऑफ d बराबर 0। तो वो इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है इसलिए आ गया, नहीं तो गेट के क्वेश्चन में इतना लंबा बेसिकली जाते नहीं है। तो क्योंकि yp, तो यहां पे देखना, आप देखो, क्रॉस चेक करो जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, इसको क्रॉस चेक करो। हमेशा नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, अकेला पर्टिकुलर इंटीग्रल भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब वो भी एक वन पॉसिबल कंप्लीट सॉल्यूशन है, एक पॉसिबल कंप्लीट सॉल्यूशन नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में आपका बाय dx प्लस 2y इज इक्वल टू फाई कॉस x, फाई
cos x। पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसने पूछा है, अभी इस क्वेश्चन में गेम है देखना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है तो 1 बाय 1 ऑप्शन यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता है, और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे मैनिपुलेशन करने के बाद देख सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन से ऑप्शन के लिए फाइ cos ऑफ x आ रहा है, जो कि राइट हैंड साइड में है, और हमारा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले मैं चेक करना चाहता हूं, आपने पहला वाला, हाँ बिल्कुल, देखो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल था वो हमेशा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इन शॉर्ट में ये भी बोल सकता हूं, हम जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी एक पॉसिबल पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकता है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का, हमेशा होगा, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमेशा आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पॉसिबल पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, बिल्कुल एक पॉसिबल पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो अभी यहां पे ध्यान दो, इसमें क्या पूछा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन से पहले ही आपके माइंड में आएगा, पहले तो ये नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा, ओवरऑल सॉल्यूशन यहां पे आपका होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, इतनी बात। अभी किसी स्टूडेंट को ये डाउट आ सकता है, सर यहां पे तो y ऑफ c है और इसका y ऑफ c निकलेगा भी, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर y ऑफ c है और मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, तो सीधी सी बात है, मुझे यहां पे 2 इनिशियल कंडीशन तो देनी चाहिए थी, क्योंकि y ऑफ c में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे, क्योंकि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि नॉन होमोजीनियस है, तो मुझे एटलीस्ट 2 इनिशियल कंडीशन तो चाहिए y ऑफ c निकालने के लिए। लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन नहीं दी है। अभी मैं क्या बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन पूछा है कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो, तो मेरे माइंड में पहले यही आएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब कुछ इनिशियल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की हम कुछ वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। वो कैसे डिफाइन करते हैं, हमें क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशंस दी गई होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन मुझे दिख ही नहीं रही है। इसका मतलब मैं C1 और C2 कैसे फाइंड करूंगा, लेकिन ऑप्शन में C1 C2 है ही नहीं, ऑप्शन में C1 C2 है ही नहीं, और पूछा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो सीधा मेरे माइंड में एक ही चीज आएगी, क्योंकि मैं y ऑफ c को कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर सकता विदाउट इनिशियल कंडीशंस, y ऑफ c को विदाउट इनिशियल कंडीशंस में कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर सकता। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जो y ऑफ c का फॉर्म चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के फॉर्म में नहीं, उसका कंप्लीट फॉर्म चाहिए जहां पे C1 और C2 की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, लेकिन इनिशियल कंडीशन तो दी नहीं है। तो विदाउट इनिशियल कंडीशंस हमें मींस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए y ऑफ c नहीं मिल सकता, y ऑफ c नहीं मिल सकता। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये आया, अभी देखो क्वेश्चन मतलब थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है, फिर मेरे दिमाग में ये आया, ठीक है y ऑफ c तो मुझे मिलने से रहा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, जनरल सॉल्यूशन के लिए तो मिल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए y ऑफ c मुझे नहीं मिल पाएगा क्योंकि मेरे पास इनिशियल कंडीशंस नहीं है। लेकिन मुझे एक और बात पता है, मुझे एक ये बात भी पता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक पॉसिबल पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो मैं फिर सिंपली क्या जाऊंगा, मैं सिंपली जाके ये फाइंड करूंगा, अच्छा मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल सिर्फ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल देता हूं, वो भी तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता ही है, और फिर देखता हूं क्या वो ऑप्शंस के साथ मैच करता है। बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। तो चलो इसमें हम इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल भी एक पॉसिबल पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर निकालना है y ऑफ p, तो हम क्या लिखेंगे, फाइ cos x डिवाइड बाय f ऑफ d, क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय f ऑफ d। और यहां पे ध्यान दो, f ऑफ d मेरा क्या है, f ऑफ d यहां पे देखो क्या आएगा, d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, और जहां पे ये पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करोगे तो हमेशा आराम से सॉल्व करना, हमेशा आराम से सॉल्व करो। f ऑफ d इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। फिर हमने क्या पढ़ा था, ये सेकंड केस है जो q
जब Q 0 के बराबर नहीं होता। नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में ये सेकंड केस था साइन ax या cos ax वाला। ये 5 को तो भूल जाओ, 5 का 5 ऐसा ही रहेगा कांस्टेंट। हमें इस पे ध्यान देना है cos x डिवाइड बाय f ऑफ d। अगर cos x को हम cos ax के साथ कंपेयर करें तो a क्या होगा, 1 होगा। a क्या होगा, 1 होगा। और इस केस में हमने पढ़ा था जहां भी f ऑफ d में आपको d स्क्वायर दिखे वहां क्या लिख दो, माइनस a स्क्वायर। क्या लिख दो, माइनस a स्क्वायर। यहां पे a मुझे दिख रहा है 1, तो माइनस a स्क्वायर क्या होगा, -1। क्या होगा, -1। तो f ऑफ d में जहां जहां मुझे d स्क्वायर दिख रहा है वहां मैं क्या लिख दूंगा, -1 लिख दूंगा। और d को मैं कुछ भी नहीं छेड़ूंगा। d को कैसे हमें करना है प्रोसीड, वो हम आगे देखेंगे। तो f ऑफ -a स्क्वायर, ये मैंने क्या बनाया, f ऑफ -a स्क्वायर। ये सिंपली क्या बता रहा है, जहां जहां आपका फंक्शन में d स्क्वायर था वहां आपने उसको रिप्लेस कर दिया -a स्क्वायर से। तो d स्क्वायर क्या होगा, -1। d स्क्वायर क्या होगा, -1। d को नहीं छेड़ना है। +2 तो ये क्या हो गया, 3d + 1। क्या हो गया, 3d + 1। क्लियर इतनी बात। तो हम कहां पे पहुंच गए, हम पर्टिकुलर इंटीग्रल में यहां पे पहुंच गए। फाई को एज इट इज रखा, cos x को कुछ भी नहीं छेड़ना है, और नीचे क्या आ गया हमारे पास, f ऑफ -a स्क्वायर जो कि है 3d + 1, जो कि क्या है 3d + 1। तो अभी यहां पे हम आ गए, अभी यहां पे आ गए। अभी आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, अभी जब इस टाइप का केस हो तो हमें एक ही तरीका याद आएगा, फिर से सेकंड केस ही याद आएगा कि मैं यहां पे एक ही गेम खेल सकता हूं। क्या गेम खेल सकता हूं मैं, बस एक, इस केस में मेरे पास एक ही गेम है। क्या है, एक ही मेरे पास क्या है गेम खेलने का तरीका है, वो ये कि अगर आपको f ऑफ d में d स्क्वायर दिख रहा है तो उसको -a स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। लेकिन अभी तो d दिख रहा है, हमें पता नहीं d का कैसे करना है, हमको नहीं पता। हम सिर्फ हमें किस टाइप का पता है कि d स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर लिखेंगे। तो सिंपली क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में इसको d स्क्वायर बनाएंगे, नीचे d स्क्वायर क्रिएट करेंगे। तो सिंपली अगर d स्क्वायर क्रिएट करना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहां पे 3d + 1 है, इसको 3d - 1 और 3d - 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। तो यहां पे क्या बनेगा, देखो ये इंटेंशनली किया, ये क्या है a + b, a - b, तो रिजल्ट क्या आएगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर। ऊपर वाला इजिली सॉल्व हो जाएगा, उस पर अभी ध्यान नहीं दो। फाई cos x 3d - 1, इसको एज इट इज रखा मैंने। ये था मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। नीचे इनको सॉल्व करोगे तो आएगा 9d स्क्वायर -1। ऊपर भले ही d आए, d स्क्वायर है, d क्यूब आए, ऊपर कुछ भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ऊपर कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेन हमें गेम क्या खेलना है, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में किसी भी तरीके से d स्क्वायर हमें क्रिएट करना है, d को एलिमिनेट करते जाना है। जैसे कि यहां पे d दिख रहा था, d के साथ में कुछ नहीं कर सकता, उसको एलिमिनेट करने के लिए d स्क्वायर कर दिया। d स्क्वायर के साथ में गेम खेल सकता हूं, d स्क्वायर के साथ में गेम खेल सकता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो भी गेम खेलनी है सिर्फ डिनोमिनेटर में खेलनी है, न्यूमरेटर में नहीं। इनकेस आपका न्यूमरेटर में भी कहीं डी स्क्वायर बन गया तो वहां पे -a स्क्वायर रिप्लेस नहीं करना है। गेम हमेशा कहां पे खेलना है, जैसे फर्स्ट केस में हम न्यूमरेटर में गेम खेल रहे थे, सॉरी डिनोमिनेटर में, यहां पे भी गेम हमेशा डिनोमिनेटर में ही खेलना है, न्यूमरेटर में मत खेलना। इसका मतलब है न्यूमरेटर में कहीं डी स्क्वायर दिख जाए तो उसको -a स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हमेशा जो गेम खेलना है कहां पे खेलना है, नीचे डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर मैंने यहां पे डी स्क्वायर बना दिया, वापस से वही जो हम रूल खेलते हैं, जो गेम का रूल है, जहां पे डी स्क्वायर है वहां -a स्क्वायर रख दो, -1 रख दो। तो यहां पे क्या आएगा, फाई cos x 3d - 1 डिवाइड बाय -10। डी स्क्वायर की जगह रखा -1, -9 -1 कितना हो गया, -10 हो गया। कितना हो गया, -10। तो 5 - 10 कितना होगा, -1/2। कितना होगा, -1/2। अभी इसको अंदर यहां पे धकेलेंगे तो देखो क्या आएगा, 3d cos x ऐसा लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में 3d cos x cos x। यहां तक सबको क्लियर हो गया, यहां तक किसी को कुछ डाउट? ओके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फिर क्यों निकालते हैं सर? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि
जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो बस एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल करते हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे लिए निकालना पॉसिबल होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को बेस्ट पॉसिबल और ज्यादा सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं वो स्टडी हम कर सकते हैं। डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस इंपोज करके हम डिफरेंट C1 और C2 निकाल सकते हैं। बस यही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया। तो सिंपली हमने क्या किया था, y ऑफ p को लिखा, y ऑफ p था phi cos x डिवाइड बाय f ऑफ d का है d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 cos x इज इक्वल टू cos x, a बराबर 1 आया। फिर हमने क्या बोला, इस केस में, इस टाइप के केस में, केस नंबर 2, हम d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। a हमारे पास है 1, तो यहां पे क्या लिखा, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1। तो इस इक्वेशन में जहां डी स्क्वायर था वहां मैंने लिख दिया माइनस 1, डी को कुछ भी नहीं छेड़ना है, तो 3d प्लस 1 आया। फिर हम यहां पे पहुंचे थे, फिर हमने देखा कि नहीं, हम डी के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, फिर से डिनोमिनेटर में फोकस, डिनोमिनेटर पे होना चाहिए हमेशा, न्यूमरेटर पे नहीं। न्यूमरेटर में अपने आप चीजें बन जाएंगी। डी था उसको मैंने 3d माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो यहां क्या आ गया, 9d स्क्वायर माइनस 1। फिर यहां पे मैंने बोला वही हम गेम खेल सकते हैं, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना, मींस माइनस 1 से। फिर 5 माइनस 10 आ गया cos x 3d माइनस 1। फिर फाइनल रिजल्ट आया माइनस 1/2 इंटू 3d cos x माइनस cos x। इसको कैसे करना है वो देखो, ध्यान से देखो। d मेरा क्या था, d एक ऑपरेटर था, डेरिवेटिव ऑपरेटर, d बाय dx क्या था, d बाय dx। और यहां पे क्या दिख रहा है, d cos x, इसका मतलब d बाय dx ऑफ cos x। d cos x मतलब cos x का क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो चलो इधर हम आ जाते हैं। अभी हमारे पास, क्योंकि यहां पे स्पेस है, यहां पे इनिशियल कंडीशंस नहीं है, यहां पे इनिशियल कंडीशंस नहीं है, तो d बराबर d इज इक्वल टू dx। तो yp मेरा क्या होगा, ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो, पिक्चर अभी बाकी है। माइनस 1/2, जिनका आ गया है वो ठंड रखे, क्योंकि बाकियों को भी समझने दे। 3d बाय dx ऑफ cos x माइनस cos x। अभी यहां पे ध्यान दो, ये था बार माइनस 1/2, ये था y ऑफ p इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ cos x क्या होता है, sin x होता है, नहीं माइनस sin x होता है, माइनस sin x माइनस cos x। और ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/2 मींस 1.5 sin x माइनस माइनस प्लस 1/2 मींस 0.5 cos x, 0.5 cos x। और यही मेरा क्या था, ओवरऑल सॉल्यूशन होगा, जिसको उसने लिखा था पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये मेरा लास्ट में आंसर आ गया। ये एक ऑप्शन है, जो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये है, और ये मेरा होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहां तक किसी को इस एग्जांपल में किसी को कुछ डाउट है, हम स्मूथली गए और चीजों को हमने यहां पे समझा। चलो, जितने लोग भी यहां पे मुझे ऑनलाइन दिख रहे हैं उतने लाइक नहीं हुए हैं। 160 लोग ऑनलाइन है और लाइक हुए हैं सिर्फ 88, तो ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साइड से। तो बेसिकली हमने फर्स्ट क्वेश्चन था वो पहला केस देखा, ये सेकंड क्वेश्चन था ये दूसरा केस देखा, और दूसरे केस में हमने देखा इस टाइप का अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल बनता है तो हम डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस ए स्क्वायर से, जो कि था माइनस 1। फिर हम यहां पे पहुंचे, मैं फिर लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, फिर हमने देखा डी के साथ कुछ भी गेम नहीं कर सकते, जो भी गेम करना है वो डिनोमिनेटर में ही करना है। फिर मैंने कुछ ट्रिक लगा के यहाँ पे डी स्क्वायर क्रिएट कर दिया, ऊपर मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो यहाँ पे 9d स्क्वायर माइनस 1 आया। फिर डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस किया, जो कि है माइनस 1, तो 5 माइनस 10 इंटू कॉस एक्स इंटू 3d माइनस 1। ऊपर डी को कुछ नहीं है, रहने दो डी को, सिंपल ऊपर डी हो, डी स्क्वायर डी क्यूब हो, सिंपली हमें वहां क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, जो भी यहाँ पे फंक्शन आएगा एक्स का। तो ये आया माइनस 1/2, इसको कॉस एक्स को अंदर धकेल दो, 3d कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। और d वहां पे क्या है, d क्या है, सिंपल एक ऑपरेटर है जो क्या कर रहा है, जो भी इसके साथ हम फंक्शन लिखेंगे उसका डेरिवेटिव लेगा। ओके, तो yp क्या आ गया, माइनस 1/2, 3 ये d क्या था, डेरिवेटिव ऑपरेटर था, d बाय dx ऑफ cos x माइनस cos x, यही था माइनस 1/2। ये क्या आया, माइनस 3 d बाय dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x, 3 इंटू माइनस sin x माइनस 3 sin x माइनस cos x एज इट इज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1.5 sin x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0.5 cos x। हाँ बिल्कुल, हिट द लाइक बटन, हिट द लाइक। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो इन चीजों में आपको प्रैक्टिस चाहिए, इन चीजों में आपको प्रैक्टिस चाहिए।
हाँ बिल्कुल, देखो डिनोमिनेटर में सिर्फ d होता तो क्या करते, लेटर से f ऑफ d बराबर d होता, फिर नीचे ऊपर dd से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते और क्या करते, बस यही एक तरीका है। इन शॉर्ट हमें d स्क्वायर क्रिएट करना है जब तक सिंपल हमें रास्ता ना मिले चीज को सॉल्व करने के लिए। क्लियर इतनी बात? डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ d है तो नीचे ऊपर dd से मल्टीप्लाई कर दो, d स्क्वायर कर दो, ऊपर d मतलब वो फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेगा और नीचे d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से सिंपली हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, रिप्लेस। ओके बिल्कुल, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। पर्टिकुलर इंटीग्रल देखो मैंने गेट में पहले ही बोल दिया, इस टाइप के जो हमारा हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पे ज्यादा फोकस सेकंड ऑर्डर पे, तो गेट में 90% क्वेश्चन, 90 to 95% क्वेश्चन होमोजीनियस के केस के आते हैं जहां पे सिर्फ हमें लीनियर क्या निकालना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और बस 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे आए हैं जैसे ये देख रहे हो जहां पे पर्टिकुलर इंटीग्रल वहां पे पूछते हैं और वो भी सिंपल ही होता है, वो भी सिंपल ही होता है। तो चलो आई थिंक आज के सेशन को तो यहां पे हम कंक्लूड कर रहे हैं बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे जितना पॉसिबल था मैंने आपको सिखा दिया है, मैंने आपको सिखा दिया डिफरेंशियल इक्वेशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का केस कैसे लेना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की डिग्री और ऑर्डर कैसे निकालना है। बिल्कुल हाँ, कैसे भी करके डी स्क्वायर निकाल दो, कैसे भी करके डी स्क्वायर लगाओ। तो आई होप आप ये हमारा जो सीरीज चल रहा है जी सेवियर का मैथ्स का वो एंजॉय कर रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट्स का भी एंजॉय कर रहे हैं, और आपने प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन आपने हमारे साथ पूरा समाप्त कर दिया है। और इसके केसेस जो है, जो आपको इसका केस में यहां पे दूंगा। अच्छा, एक केस यहां पे रहता है, एक केस अगर आपको यहां पे रह गया होगा x टू दी पावर m वाला, x टू दी पावर m वाला, वो मैं आपको 250 डेज प्लान में आपको गाइड करूंगा कैसे करना है। बिल्कुल। अच्छा, एक केस बचा है ना सर, केस 3, केस 3। ओके, तो आप में से कितने लोग रेडी है केस 3 को प्रोसीड करने के लिए? तो मैं केस 3 आपको करवा देता हूं। आप में से कितने लोग अभी रेडी है? प्रफुल्ल जी सेशन तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो, क्योंकि अभी नेक्स्ट सेशन यहां पे कोई नहीं है तो केस 3 लेफ्ट सर। ओके, केस 250 डेज प्लान में क्या देखना है, मींस कल क्योंकि मैं लेक्चर नहीं लूंगा, मैं एक चैप्टर खत्म होता है तो एक छुट्टी देता हूं ताकि आप पूरी चीजों को रिवाइज करें, 250 डेज सेशन पूरा खत्म कर दें, और असाइनमेंट कल आपको नून के बाद मिलेगा ताकि आप तब तक 250 डेज फिनिश कर लें, क्योंकि उसमें मैं 250 डेज का भी जैसे यूलर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो मैंने नहीं बताया है, तो वो चीज आपको देखनी है उसमें 250 डेज प्लान में। 250 डेज प्लान में मैंने यूलर को इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो बताया है। 250 डेज प्लान में लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो भी बताया। तो ये दो चीजें मैंने यहां पे कवर नहीं की है, और अगर इतना आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो वो दोनों चीजें आप आराम से 250 डेज प्लान से आप सीख सकते हो। रेडी है? बिल्कुल रेडी है, रेडी है, रेडी है, रेडी है। तो रेडी है तो भी मेरे साथ बने रहिए, कम से कम 8:30 तक आपको बने रहना है। तो मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं जो आपको पढ़ना है, जिसमें अलजेब्रिक फंक्शन हमें लेना है। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं, ये वाला केस भी आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, ये वाला केस भी लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आया है और इसमें हमें तीसरा केस लगाना है। तो चलो इसमें कैसे लगाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। और वो मैंने जनरलाइज केस लिखवाया था, यहां पे अगर देखो वहां पे हमने केस लिखा था x टू दी पावर m, x टू दी पावर m। अगर x टू दी पावर m नहीं है, अगर पॉलिनोमियल भी है तो भी वही केस हमें लगाना है, पॉलिनोमियल भी है तो भी हमें वही केस लगाना है। तो चलो हम लिखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे भी सिर्फ पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है और यहां पे इनिशियल कंडीशंस नहीं दी गई हैं। इसका मतलब आपको यही एक चीज आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि सिर्फ हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। और इस क्वेश्चन में गेम भी होगा, वो हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन वो गेम क्या है, शॉर्टकट है, इसलिए मैं यहां पे ऑप्शंस भी नहीं लिखूंगा, नहीं तो मुझे पता है आपका आप शॉर्टकट ही मारोगे, क्योंकि मुझे आपको वो मेथड समझाना है। तो हम पूरा देखेंगे, फिर लास्ट में ऑप्शंस लिखूंगा तो गेम पूरा आपका हो जाएगा। ओके, चलो आज का एग्जांपल नंबर 3, केस 3 यहां पे लिखेंगे, केस 3, एग्जांपल नंबर 3 का केस 3 और गेट का एग्जांपल लेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है, y डबल डैश माइनस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू
2t माइनस 3t स्क्वायर, 2t माइनस 3t स्क्वायर, इसका हमें पूछा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पहले तो ये नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि C1 और C2 निकालने के लिए इनिशियल कंडीशंस चाहिए, वो दी नहीं गई है। तो इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले इसको उस फॉर्म में लिख दो, y सब p इज इक्वल टू पॉलिनोमियल जो दिया गया है 2t माइनस 3t स्क्वायर डिवाइड बाय एफ ऑफ डी। तो अगर पॉलिनोमियल भी यहां पे दिया गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में, यहां पे ध्यान दो, यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नहीं है, यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका t है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो भी हम तीसरा केस ही लगाएंगे, प्रोवाइडेड यहां पे जो पावर पॉलिनोमियल में पावर हम पॉजिटिव ही लेंगे। बिल्कुल। तो यहां पे y ऑफ p मुझे बताओ क्या होगा, y ऑफ p होगा आपका 2t माइनस 3t स्क्वायर डिवाइड बाय एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी यहां से लिखो d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3, माइनस 4d प्लस 3। तो ये हमारा केस आ गया, कौन सा, थर्ड केस, जहां पे आपका पॉलिनोमियल होगा डिवाइड बाय क्या होगा, एफ ऑफ डी होगा। तो उस केस में हम क्या लेते हैं, एफ डी इनवर्स। क्या लेते हैं, एफ डी इनवर्स। यहां पे याद होगा आपको yp इज इक्वल टू, अगर इस फॉर्म का है, xm डिवाइड बाय एफ ऑफ डी, या यहां पे पॉलिनोमियल भी हो सकता है, तो क्या लेते थे, जो नीचे पॉलिनोमियल बन रहा है एफ ऑफ डी उसका इनवर्स लेते थे, फिर बायोनोमियल हम एक्सपांशन लगाएंगे x टू द पावर m, यहां पे x क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था। यही मेथड हमें इसमें फॉलो करनी है, यही मेथड हमें इसमें फॉलो करनी है। लेकिन मैंने आपको बायोनोमियल एक्सप्रेशन अगर याद हो तो किस फॉर्म में लिखाया था, 1 प्लस एक्स के फॉर्म में, 1 प्लस एक्स के फॉर्म में। तो यहां और 1 प्लस एक्स के फॉर्म में किसको लिखना है, एफ ऑफ डी को लिखना है, किसको, एफ ऑफ डी को। तो यहां पे देखो पूरा मैकेनिज्म कैसे होगा वो यहां पे समझो। तो एफ ऑफ डी मुझे पता है क्या होगा, एफ ऑफ डी होगा यहां पे जो कि दिया गया है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3। अगर मैं यहां से 3 कॉमन निकाल दूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d बाय 3, 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d बाय 3। तो ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे इसको 1 प्लस एक्स के फॉर्म में बनाना है। जो नीचे आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है पॉलिनोमियल, उसको हमेशा हम ट्राई करेंगे 1 प्लस एक्स के फॉर्म में लिखें। वैसे तो इसको अगर ऐसे लिखते, समझो 3 प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको उसके लिए भी बायोनोमियल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही टफ होता है। लेकिन अगर आपके पास 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का फॉर्म है तो उसके लिए बायोनोमियल एक्सप्रेशन लिखना इजी रहता है। तो हम एफ ऑफ, हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, तीसरा केस हो, तीसरे केस में यहां पे क्या हो सकता है, सिंपल एक अल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है जो कि यहां पे आपको दिख रहा है, या हम इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल हो सकता है, तो उसमें ये वाला केस आएगा थर्ड केस। वहां पे हमें क्या लेना है, जो नीचे डिनोमिनेटर में एफ ऑफ डी है उसका इनवर्स लेना है, और बायोनोमियल एक्सप्रेशन से उसे क्या करना है, एक्सपांड करना है। और अगर बायोनोमियल एक्सप्रेशन आपका जो अंदर फंक्शन है जिसका बायोनोमियल एक्सप्रेशन निकालना है वो 1 प्लस एक्स टाइप फॉर्म का हो, तो बायोनोमियल एक्सप्रेशन निकालना इजी रहता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला टारगेट रहेगा एफ ऑफ डी को 1 प्लस एक्स के फॉर्म में बनाना, एफ ऑफ डी को 1 प्लस एक्स के फॉर्म में बनाना। तो हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो अभी बताओ y ऑफ p क्या होगा, y ऑफ p मेरा होगा 2t माइनस 3t स्क्वायर डिवाइड बाय 3, मैंने कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस, मैं स्टेप्स यहां पे बढ़ा के लिख रहा हूं इंटेंशनली, नहीं तो मैं क्या करता, मैं इस स्टेप के बाद डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाता। लेकिन क्योंकि मुझे आपको चीजें समझानी है, और कमेंट मत करो, ध्यान से समझो, स्मूथली समझो, मैं भी आराम से जाऊंगा, क्योंकि जब मैं खुद सॉल्व करता हूं ऐसे प्रॉब्लम तो कहीं कहीं मेरी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो मैं यहां पे आपको बोलूंगा इस टाइप के क्वेश्चन में, थर्ड केस के क्वेश्चन में स्मूथली जाना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो चलो एफ ऑफ डी इनवर्स लिखेंगे। तो ये मेरा, हम इसको मान लेते हैं एफ ऑफ डी, 3 तो बाहर कांस्टेंट नंबर है, तो एफ ऑफ डी मैंने मान लिया, इसका हम इनवर्स ले लेंगे। इसका क्या लेंगे, इनवर्स। तो ये 1/3 तो मेरे पास बाहर है ही, और इसका इनवर्स लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d बाय 3, और उसका ले लिया इनवर्स। और इनटू में मेरा क्या है, 2t माइनस 3t स्क्वायर, 2t माइनस 3t स्क्वायर। अभी ध्यान दो, ये किस टाइप का यहां पे एक्सप्रेशन दिख रहा है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1 का, और 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1 का हमने सीखा था कैसे लिखते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 5।
अभी ध्यान बस एक चीज का देना है, यहां पे क्या था 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1, और इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करोगे तो यहां पे x की जगह क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइड बाय 3। तो अगर 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1 को ऐसे लिख सकते हैं तो 1 प्लस दिस टर्म टू दी पावर माइनस 1 को कैसे लिखेंगे, सिंपली इन दोनों को कंपेयर करो तो इस एक्सप्रेशन में जहां जहां x दिख रहा है आपको वहां सिंपली डी स्क्वायर माइनस 4d बाय 3 से x को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो इस वाले टर्म की वैल्यू क्या होगी वो आइए हम लिखते हैं। तो बेसिकली जो y ऑफ p मेरा होगा वो क्या होगा 1/3। इसको क्या करेंगे हम बायनोमियल एक्सप्रेशन से एक्सपांड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस x, तो मेरा x यहां पे क्या है, ये वाला पोर्शन, तो 1 माइनस क्या होगा डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइड बाय 3 प्लस देखो क्या होगा, देखो ये थर्ड वाला केस तो बहुत ही रेयर पूछते हैं क्योंकि इसमें बहुत लेंदी हो जाता है। इजी पूछ लिया तो दूसरी बात है, फर्स्ट और सेकंड केस आपको पूछ सकते हैं, उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता है। प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स से स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइड बाय 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर। और जो उसके आगे टर्म्स हैं हायर ऑर्डर टर्म्स, उनको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो टर्म्स हमारे काम के नहीं है। वो क्यों काम के नहीं है वो हम देखते हैं, वो क्यों काम के नहीं है वो हम देखते हैं। आगे क्या आएगा, आगे टर्म आएगा माइनस डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइड बाय 3 टू दी पावर क्यूब डिवाइड बाय 3 टू दी पावर क्यूब। तो वो वाले टर्म्स हमारे काम के क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने बस आपको बोल दिया नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, जैसे कि बुक्स में लिखा होता है नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, ऐसा नहीं। उसके पीछे रीजन है यहां पे नेग्लेक्ट करने के हायर ऑर्डर टर्म्स, वो क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। सही टाइम का इंतजार कीजिए। तो मैं ज्यादा स्पीड से भी नहीं जा रहा हूं, स्मूथली जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है यहां पे मिस्टेक्स होने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी कैसे करना है, y ऑफ p 1/3, इसको एक्सपांड कर दिया और इनटू में क्या आएगा 2t माइनस 3t स्क्वायर, 2t माइनस 3t स्क्वायर। तो yp मेरा क्या होगा, yp होगा 1/3, 1 माइनस इसमें क्या लिख सकते हैं d स्क्वायर बाय 3 प्लस 4d बाय 3 प्लस यहां पे क्या आएगा, इसको एक्सपांड करो तो ये आएगा 1/3 का 1/9 आ गया, d टू दी पावर 4 माइनस 8d क्यूब प्लस 16d स्क्वायर। और मैं उसके आगे वाले टर्म्स नेगलेक्ट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं वो थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। 2t माइनस 3t स्क्वायर, 2t माइनस 3t स्क्वायर। तो इसको बस सिंपली सॉल्व करना है। कैसे करना है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। 1/3 जब आप बहुत सारे एग्जांपल लगा लो 6-7 तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी। अभी ये एक ब्रैकेट वाला टर्म दिख रहा है, ये एक ब्रैकेट वाला टर्म दिख रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इसको अंदर जाके ले जाओ और सबके साथ क्या करो मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 2t माइनस 3 इसको क्या आएगा 2t माइनस 3t स्क्वायर, क्लियर। माइनस 1/3 डी स्क्वायर, क्या है डी स्क्वायर मतलब क्या है, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा। उस डी स्क्वायर मतलब इस फंक्शन का, इस टर्म का क्या लेना है, 2 बार डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, वो डी स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माइनस 1/3, तो मुझे बताओ 2t का अगर 2t को 2 बार डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टी तो क्या रिजल्ट आएगा। 2t को एक बार डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी तो आएगा 2, तो ये कांस्टेंट नंबर हो गया। फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब माइनस 1/3 हमने बाहर लिखा, फिर 2t का हमने डी स्क्वायर लिया तो उसका रिजल्ट क्या आया 0। अभी पकड़ो माइनस 3t स्क्वायर को, माइनस 3t स्क्वायर का 2 बार डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, माइनस 3t स्क्वायर का एक बार डेरिवेटिव करोगे तो आएगा माइनस 6t, फिर दूसरी बार डेरिवेटिव करोगे तो आएगा -6। क्या आएगा -6। तो यहां पे आंसर क्या आएगा -6 प्लस 1/9 अभी यहां पे ध्यान दो, अभी यहां पे कुछ चीजें आपको, सॉरी यहां पे बीच वाला टर्म तो छूट गया, यहां पे ध्यान देना। अभी मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि हायर ऑर्डर टर्म हमने क्यों नेग्लेक्ट कर दिए। तो -1/3 डी स्क्वायर, इस टर्म को हम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये ओवरऑल एक ब्रैकेट है, उसको दोनों ब्रैकेट को हमें क्या करना है, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 2t माइनस 3t स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, एज इट इज आया।
माइनस डी स्क्वायर बाय 3, तो -1/3 को कांस्टेंट ऐसे ही रखा। डी स्क्वायर मतलब क्या, इस पॉलिनोमियल का 2 बार क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो 2t का 2 बार डेरिवेटिव लोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी आएगा 0, -3t² का डेरिवेटिव लोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी तो आएगा -6, प्लस क्या है, प्लस 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3 कांस्टेंट इनटू डी, क्या लेना है, डी मतलब डेरिवेटिव लेना है, डी स्क्वायर मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया 2 बार, डी मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है 1 बार, तो 2t का 1 बार डेरिवेटिव लोगे आएगा 2, 3t -3t² का डेरिवेटिव लोगे 1 बार तो क्या आएगा, -60, क्या आएगा, -60। क्लियर है इतनी बात? ओके, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। फिर लास्ट वाला टर्म +1/9 प्लस 1/9, इस पॉलिनोमियल का क्या लेना है, 4 बार डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना है, 4 बार डेरिवेटिव लेना है। अभी हमने कंक्लूजन क्या निकाला, अगर इस टर्म का 2 बार डेरिवेटिव लोगे तो आंसर 0 आएगा, मतलब इस टर्म का 1 बार डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर 2 आ रहा है, 2 बार डेरिवेटिव लेंगे मतलब 2 या 2 से ज्यादा बार इस टर्म का अगर डेरिवेटिव ले ले तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और यहां पे कितनी बार बोला है, 4 बार, तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा, 100% 0 आएगा। अभी इस टर्म को पकड़ो, 3t² का 1 बार डेरिवेटिव लोगे क्या आएगा, -60, -60 का फिर से डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, -6, -6 का फिर से डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब जो ये वाला टर्म है इसका डेरिवेटिव हम क्या लेंगे, 2 बार लेंगे तो -6 आएगा, जैसे ही तीसरी बार लिया या उससे ज्यादा बार लिया तो आंसर क्या आएगा, 0। और 3 या 3 से ज्यादा बार लेने पे इसका आंसर क्योंकि 0 आ रहा है, और यहां पे तो कितनी बार बोला है, 4 बार, मतलब इसका आंसर 0 आएगा। -8 इंटू डी क्यूब मतलब इस पॉलिनोमियल का क्या लेना है, 3 बार डेरिवेटिव लेना है। अभी ध्यान दो, इसका तो 1 बार 2 बार डेरिवेटिव, 2 या 2 से ज्यादा बार डेरिवेटिव लोगे तो आंसर 0 आएगा, 3 बार बोल रहा है मतलब इसका आंसर 0। अभी इस टर्म को पकड़ो, -3t² को, इसका अगर 3 या 3 से ज्यादा बार डेरिवेटिव लिया तो आंसर क्या आएगा, 0। यहां पे 3 बार है मतलब इसका आंसर आएगा 0। लेकिन लास्ट वाले टर्म पे ध्यान दो, क्या लास्ट वाला टर्म क्या है, 16d², तो वो 16 को मैं बाहर लिख देता हूं 16, क्योंकि ये वाले 2 टर्म्स के रिलेटेड, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। 16d² को इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 16 को मैंने बाहर रख दिया। d² क्या बोल रहा है, इसका 2 बार डेरिवेटिव लो। हमने देखा इस टर्म का अगर 2 या 2 से ज्यादा बार डेरिवेटिव लोगे तो आंसर क्या आएगा, 0, मतलब इसका आंसर आएगा 0। -3t² का 2 बार डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, -6, क्या आएगा, -6 आएगा। क्लियर है इतनी बात, -6 आएगा। अभी जो हमने हायर ऑर्डर टर्म नेग्लेक्ट किए थे, वो नेग्लेक्ट करने का एक ही रीजन था, हायर ऑर्डर टर्म में डी के पावर जो आएंगे वो क्या आएंगे, 3 या 3 से हमेशा ज्यादा आएंगे। डी के जो हायर ऑर्डर टर्म्स थे उनको एक्सपांड करेंगे, क्यूब पावर, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर, तो वहां पे जो डी के टर्म्स आएंगे वो डी क्यूब या डी क्यूब से ज्यादा वाले आएंगे। और डी क्यूब या डी क्यूब से ज्यादा वाले अगर वहां पे टर्म्स आएंगे तो उनके लिए मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का डी क्यूब से ज्यादा बार डेरिवेटिव करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए हमने हायर ऑर्डर टर्म्स को क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। तो सिंपली आप मेरे साथ बने रहिए, सिंपली बने रहिए, इसको आगे सिंपली एक्सपांड करना है और कुछ भी नहीं करना है, तो हमें ओवरऑल सॉल्यूशन मिल जाएगा, हमें ओवरऑल सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर हम गेम भी खेलेंगे, आगे गेम भी खेलेंगे, कैसे हमें प्रोसीड करना है। गेम कैसे खेलेंगे, बस वही अपना पुराना वाला तरीका, ऑप्शंस हमें दिए होते हैं और उसको सॉल्व करना रहता है। तो वाई पी यहां पे देखो क्या दिख रहा है मुझे, मैं इसको थोड़ा एक्सपांड करता हूं। वाई ऑफ पी इज इक्वल टू 1/3 मुझे बाहर दिख रहा है, अंदर क्या दिख रहा है, 2t -3t², 2t -3t²। यहां पे क्या दिख रहा है, माइनस माइनस +2 दिख रहा है मुझे, +2 दिख रहा है। यहां पे क्या दिख रहा है, +8/3 दिख रहा है मुझे। और यहां पे क्या दिख रहा है, -6/3, 2 हो जाएगा, -8t मुझे दिख रहा है। और यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, ये 3 बार कटा, ये कितनी बार कटा, -2 आएगा यहां पे, तो -32/3 यहां पे आया, -32/3 यहां पे आया। इसको आगे ऑल सॉल्व करते हैं, मैं ऐसा नहीं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा क्योंकि कहीं पे क्या हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यहां पे ध्यान दो, यहां पे मुझे क्या दिख रहा है,
2t माइनस 8t। ओके, तो यहां पे कहीं हमें लग रहा है हमने झोल कर दिया है। 2t माइनस नहीं कुछ नहीं, 1/3 आएगा बाहर, 1/3 आया बाहर। यहां पे ध्यान दो, 2t माइनस 8t, 2t माइनस 8t कितना होगा, -60। कितना होगा, -60। और यहां पे क्या दिख रहा है, -3t स्क्वायर। कितना दिख रहा है, -3t स्क्वायर, -3t स्क्वायर। और आगे मुझे क्या दिख रहा है, आगे मुझे दिख रहा है 2 + 8/3 मीन्स 2 × 3 6, 6 + 8 14/3। कितना दिख रहा है, 14/3। माइनस कितना दिख रहा है, 32/3, -32/3। और कुछ तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो 1/3 इनटू हम लिख सकते हैं -3t स्क्वायर -60, और ये हो गया मेरा y ऑफ p। और यहां पे देखो, यहां पे क्या दिख रहा है, 14/3 -32/3। मुझे बताओ 32 में से अगर 14 गए तो कितने आएंगे, -18/3, मतलब कितना आएगा, -6। कितना आएगा, -6। और 3 यहां से कॉमन निकल रहा है, तो आंसर क्या आएगा, -t स्क्वायर -2t -t। ये हो गया मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और यही क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ओवरऑल सॉल्यूशन, जो कि ये मुझे आंसर यहां पे आपको दिख रहा है, जो आपको आंसर दिख रहा है। तो इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए। बिल्कुल, जीरो कहां से आ गया, मेरा तो नहीं आ रहा जीरो। देखो, किसी को कोई बोल रहा है शाम को लेक्चर रखो, कोई बोल रहा है रात को लेक्चर रखो, किसी को शाम को काम आ रहा है, किसी को सुबह को, किसी को दिन को, किसी को रात को। ऐसे तो फिर हो चुका लेक्चर, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। लेक्चर यही टाइम पे होगा। ओके, तो लेक्चर यही टाइम पे होगा। चलो हम यहां पे ध्यान देते हैं इस पे। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बता दो। तो सिंपली जब भी आपको राइट हैंड साइड में दिखे क्यू पॉलिनोमियल के फॉर्म का है, मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो सिंपली fd⁻⁻1 वाला हम मेथड यूज करेंगे, केस 3। सबसे पहला टारगेट यही रहेगा, f ऑफ d को 1 + x के फॉर्म में बनाना है, फिर 1 + x⁻⁻1 लिखना है। 1 + x⁻⁻1 का बायोनोमियल एक्सप्रेशन हमको पता है, वहां पे सिर्फ x की जगह उठा के जो d वाला टर्म आएगा वो रख देना है और उसको एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने के टाइम मैंने हायर ऑर्डर टर्म्स को नेगलेक्ट किया। नेगलेक्ट इन द सेंस, वो टर्म क्या होते हैं इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में देखो तो वो जो आगे टर्म्स आएंगे वो कम से कम d3 या उससे ज्यादा वाले टर्म आएंगे, और d3 या उसके ज्यादा वाले टर्म्स के लिए इसका मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल को d3 या उससे ज्यादा बार हम डेरिवेटिव, मतलब 3 या उससे ज्यादा बार इस पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ओवरऑल हमने सॉल्व किया, हमारे पास ये रिजल्ट आया। जैसे कि आपने देखा इस केस 3 को सॉल्व करने के लिए इतना सब टाइम हमारा चला गया, इसलिए गेट में सिर्फ एक बार ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद कभी कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। ओवरऑल पर्टिकुलर इंटीग्रल मींस नॉन होमोजीनियस के केस के क्वेश्चन आपको गेट में दिखेंगे प्रीवियस ईयर में 4 से 5। बाकी सब होमोजीनियस के केस हैं जो कि सिंपल है, निकालना हमने सीख लिया है। हाँ, बहुत कैलकुलेटिव है, इसलिए गेट में भी बहुत रेयर आता है। कभी कभी जब बहुत पेपर टफ होता है तभी पूछा जाता है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल के ज्यादातर क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में ही पूछे गए सारे। इलेक्ट्रिकल, ईसी और आईएन में हमेशा क्वेश्चन मोस्टली 99% कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ही आते हैं। बिल्कुल आ गया। और यहां पे गेम क्या खेलना था, गेम सिंपली ये खेलना था, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन दिए गए थे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, तो ये ऑप्शन ए था। ऑप्शन ए को सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन में आप रख दो तो ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो वैसे भी हम जा सकते हैं। क्लियर? लेक्चर का टाइम बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो तीनों के हमने कर दिए हैं। और मुझे एक बार देखने दो, अभी भी लाइक कम आ रहे हैं, लाइक 170 स्टूडेंट से लाइक सिर्फ 135 है, तो मुझे एक बार सिर्फ देखने दो। 250 डेज में खोल रहा हूं, कौन सा लेक्चर नंबर आपको बताना है। तो 250 डेज में मैंने एक लेक्चर तो आपको दे दिया था। अच्छा, एक भी लेक्चर आपने कंप्लीट नहीं देखा होगा। तो क्योंकि मैं कल कोई भी सेशन नहीं होगा, सेशन परसों होगा, डायरेक्ट हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी बहुत छोटा है, 2-3 टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, लेक्चर परसों है, तो उसमें भी 2-3 टॉपिक ही पढ़ने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक लेक्चर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाएगा, एक से 2 लेक्चर हमारा एक लेक्चर सीआर इक्वेशंस पे जाएगा, एक लेक्चर हमारा लाइन इंटीग्रल्स पे जाएगा, और
दो लेक्चर हम देंगे कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम को। कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम में मैं यहां पे जो मेथड बताऊंगा वो एक मेथड बताऊंगा, और एक दूसरा रेजिड्यू वाला मेथड होता है वो 250 डेज प्लान में मैंने उसके कॉची मींस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अलोंग अ क्लोज्ड कर्व, अराउंड अ क्लोज्ड कर्व निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका मैं आपको यहां पे बताऊंगा और एक रेजिड्यू वाला तरीका होता है, वो मैंने 250 डेज प्लान में पूरा 1 घंटे के लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, तो वो मैं यहां पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहां पे मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा। और देखो अभी मैं आपको बता रहा हूं 250 डेज, क्योंकि कल छुट्टी है आपकी, तो 250 डेज प्लान में देखो आपको क्या करना है। 250 डेज प्लान में मैं आपको लेक्चर नंबर बताता हूं, वो सारे आपको देखने हैं। लेक्चर नंबर 19 से लेक्चर नंबर आपके 4 लेक्चर है, लेक्चर नंबर 22। तो यहां पे 4 लेक्चर है, टोटल 4 लेक्चर है। 4 लेक्चर है, अप्रोक्सीमेट आपको 1.5 घंटा जितना लगेगा। चारों लेक्चर आधे घंटे, एक पहला लेक्चर 1 घंटे का है जिसमें मैंने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो आज पढ़ाया कल पढ़ाया कैसे सॉल्व करते हैं उसमें एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताया है। तो मैं देख पा रहा हूं जितना आपको मैक्सिमम 2 आवर्स यहां पे कल देने हैं, मैक्सिमम 2 आवर्स लगेंगे आपको। तो जितना मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन आपको अभी पढ़ाया है उतना आप रेफर कीजिए, फिर आप जाइए वहां पे, कहां पे 250 डेज प्लान में, क्योंकि 250 डेज प्लान में मैंने लाप्लास पे भी एक पूरा लेक्चर बनाया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे यूज करते हैं। फिर आपको मैंने यूलर्स होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कैसे सॉल्व करनी है वो भी वहां पे मैंने बताया है कि यूलर्स होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे पता लगता है कि यूलर्स होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर उसको हम हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन कैसे होता है, फिर यही प्रोसीजर लगा के कैसे सॉल्व करते हैं, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी कैसे यूज करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको सिखाया है। तो कल कोई भी लेक्चर नहीं है और असाइनमेंट जो मिलेगा वो आपको कल मिलेगा 12 बजे के बाद, तब तक टाइम मिले तो इसको फिनिश कर देना, इसको फिनिश कर दो तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे कंक्लूड हो जाएगा, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। ओके, तो परसों हमारा लेक्चर रहेगा, परसों जो हमारा लेक्चर रहेगा वो 7 बजे ही रहेगा। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ, गेट के क्वेश्चंस के साथ। उसमें भी 5, जैसे इसमें 6 घंटे हमने लगाए उसमें भी 6 घंटे हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा एक ही पार्ट रहेगा कैलकुलस, जिसको हम आराम से करेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे। और हर तरह की जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, फीडबैक आपको टेलीग्राम ग्रुप में देना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कैसा लगा, कितना इजी बना दिया मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए, उसका फीडबैक दीजिए। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी बहुत इजी है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू पूरा मैथमेटिक्स आपको इजी बनेगा। जो भी मैं बता रहा हूं बस उतना ही करो, आपका मैथ्स गेट का बन जाएगा। तो मिलेंगे परसों मतलब 6 तारीख को फिर से इसी समय पे 7 बजे, 7 से 8 या उससे 7 से 8, क्योंकि फिर मेरी ऑप्टिमस की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी कल से, तो फिर हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे 7 से 8, लेकिन टाइम पूरा देंगे 6 घंटा जैसे इसको दिया है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को भी 6 घंटा देंगे, क्योंकि कैलकुलस में 12-15 घंटे भी चले जा सकते हैं। तो इससे पहले हम इन चैप्टर्स को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वेटेज ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स का इक्वल है। तो अभी स्मार्ट वर्क हम कर रहे हैं। तो चलो मिलेंगे परसों नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए सबको गुड नाइट।